नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक ज्ञान पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अब हम इसी सीरीज़ में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल क्या होते हैं? दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे कि भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर ही मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें वातावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। यह घटक कौन कौन से हैं? भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। यहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको भूमंडल क्या है? भूमंडल पृथ्वी का वह ठोस भाग होता है जिस पर हम रहते हैं। ठीक। वायुमंडल क्या है? गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। जलमंडल क्या है? पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। जल की अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल एवं जलवाष्प यह सभी जलमंडल में सम्मिलित हैं। देखिए दोस्तों, भूमंडल, वायुमंडल एवं जलमंडल का सीमित क्षेत्र जीवमंडल कहलाता है। तो जीवमंडल क्या है? जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। यहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जीवमंडल क्या है। भूमंडल, वायुमंडल एवं जलमंडल का सीमित क्षेत्र जीवमंडल कहलाता है जहाँ पर सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ शब्दों की उत्पत्ति दी गई है ग्रीक भाषा में, जैसे कि लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल एवं वायुस का अर्थ है जीवन। ठीक है, तो आप इन्हें भी ध्यान रखिए। चलिए अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। भूमंडल क्या है? पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो हमें यहाँ पर भूमंडल की डेफिनेशन दी गई है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमें महाद्वीपों एवं महासागरीय बेसिन के बारे में बताया गया है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप हमें कमेंट करके यह बताइए कि विश्व में कितने महासागर हैं और उनके नाम भी बताइए। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। तो दोस्तों, स्थल की ऊंचाई को कहाँ से मापा जाता है? समुद्र तल से, क्योंकि हम समुद्र तल को शून्य मानते हैं इसीलिए। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर महाद्वीप और महासागर के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, तो अब हम इसे अच्छे से समझते हैं। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं जबकि 5 महासागर स्थित हैं। अगर हम महाद्वीप की बात करें तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं जिनमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया आते हैं। यह 7 महाद्वीप हैं। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं, मतलब सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो पहले नंबर पर एशिया, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तर अमेरिका, चौथे पर दक्षिण अमेरिका, 5th नंबर पर अंटार्कटिका, 6th नंबर पर यूरोप, जबकि 7th नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आते हैं। यह 7 क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं। ठीक है, तो आप इन 7 के नाम भी याद रखिए
और आप यह भी ध्यान रखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है जबकि कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है। अब आप हमें बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। नंबर 1 एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो आप ध्यान रखिए, अगर हम महासागर की बात करते हैं तो पृथ्वी पर 5 महासागर पाए जाते हैं, जिसमें प्रशांत महासागर यह सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर, यह 5 महासागर स्थित हैं। तो आप इनके नाम और कहाँ कहाँ पर इनकी स्थिति है यह भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर हम विश्व के सबसे ऊंचे शिखर की बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। इसकी वर्तमान में ऊंचाई 8,850 मीटर है। ठीक है, अगर हम विश्व के सबसे गहरे भाग की बात करते हैं तो विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट ही फैक्ट्स पूछे जाते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है, मैरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो आपको इन दोनों के नाम याद रखने हैं। जबकि जापान की जुंको ताबे विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। जबकि भारत में बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। महाद्वीप क्या हैं? पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। तो इन 7 महाद्वीप के नाम आपको याद रखने हैं। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं एशिया महाद्वीप को। एशिया महाद्वीप यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया। चलिए अब हम इसे मैप में समझते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर एशिया महाद्वीप दिखाया गया है, जो कि यूरोप से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह यूराल पर्वत के द्वारा यूरोप को एशिया से अलग करता है। ठीक है, साथ ही साथ यूरोप प्लस एशिया, इन दोनों को संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है। अगर हम बोलते हैं यूरेशिया तो आप समझ जाना इसमें यूरोप प्लस एशिया दोनों महाद्वीप की बात की गई है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा अलग करती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी को बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, विषुवत रेखा। अगर हम विषुवत रेखा के उत्तर में जाते हैं, मतलब अगर हम विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में जाते हैं तो इस रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। अगर हम विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में जाते हैं तो हम इस रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा हो गई, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में, जबकि मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में। तो आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा कौन कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब आप इस चित्र में देख सकते हो कि कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजर रही है। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजर रही है और उत्तर अमेरिका से होकर, अफ्रीका से होकर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूरोप महाद्वीप। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है।
आर्कटिक वृत्त मतलब 66.5 डिग्री उत्तर। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, क्योंकि आप जब तक विश्व का मानचित्र नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है। इसलिए आप बार बार मानचित्र को देखिए और इनकी स्थिति का आकलन कीजिए। अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। देखिए, अभी हमने आपको कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा के बारे में बताया, तो अब आप अपने मैप में देखिए कि कौन कौन सी रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो जो विषुवत रेखा है वह अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। देखिए, हमें यहाँ पर बताया गया है कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। देखिए दोस्तों, एक फैक्ट आपको यहाँ पर मिला कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। और यह किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। सेकंड फैक्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, साथ ही साथ जितने भी फैक्ट्स हैं उन्हें भी आपको याद करना है। उत्तर अमेरिका। देखिए, अब हमें यहाँ पर उत्तर अमेरिका के बारे में बताया गया है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सांकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। पनामा स्थल संधि, स्थल संधि क्या है इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, अब हम समझते हैं कि स्थल संधि और जल संधि किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। स्थल संधि क्या है? स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो जल संधि के द्वारा समुद्रों और महासागरों के एक संकरे भाग को जोड़ा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हो कि भारत और श्रीलंका के बीच में जल संधि है जिसे पाक जल संधि कहते हैं। दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से महासागर हैं आप हमें बताइए। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। देखिए, आपको यहाँ पर एक फैक्ट मिलता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एंडीज है वह उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन दक्षिण अमेरिका में ही बहती है। तो आपको यहाँ पर एक फैक्ट मिला कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही स्थित है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। देखिए, इसे द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहते हैं? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि द्वीप किसे कहा जाता है? द्वीप उसे कहा जाता है जो कि चारों ओर से जल से घिरा हो। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो कि चारों ओर से जल से घिरा है, इसलिए हम इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ठीक। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। इसका मतलब साउथ पोल इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है।
यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई भी मानव नहीं रहता। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं, मतलब उनके जो रिसर्च के सेंटर हैं वो यहाँ पर हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं, उनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। तो भारत के कौन कौन से शोध संस्थान अंटार्कटिका महाद्वीप में हैं? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। चलिए, अब हमने महाद्वीपों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त की। अब हम पढ़ते हैं जलमंडल। जलमंडल क्या है? देखिए दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या आपको पता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। पृथ्वी पर जल काफ़ी मात्रा में है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सम्मिलित है। तो आपको देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग अधिक महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं, जिनमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर आते हैं। तो इन्हें आप ध्यान रखें कि विश्व में कितने महासागर हैं? 5 महासागर, और उनके नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। प्रशांत महासागर। अब हमें यहाँ पर प्रशांत महासागर के बारे में बताया गया है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। इसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। इसकी शेप क्या है? वृत्ताकार। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। अब आप मानचित्र में देखिए कि प्रशांत महासागर कहाँ पर स्थित है और इसके आसपास कौन कौन से महाद्वीप हैं। चलिए, अभी हम पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान है। आपको ध्यान रखना है कि एस अक्षर के समान कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। दंतुरित मतलब कटिफटी है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। मतलब यहाँ की जो तटरेखा है वह काफ़ी कटिफटी है। तो यह जो है प्राकृतिक पोताश्रों और पतन जो होते हैं बंदरगाह वगैरह, उनके लिए यह काफ़ी आदर्श स्थिति मानी जाती है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्ततम महासागर है। आपको ध्यान रखना है कि व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है और इसका आकार त्रिभुजाकार है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर।
उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। जल संधि अब तो आप समझ गए होंगे। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट तथा यूरेशिया से घिरा है। यूरेशिया वर्ड आया तो अब आपको माइंड में हिट करना चाहिए कि यूरेशिया। अभी हमने पढ़ा था कि यूरोप प्लस एशिया को यूरेशिया कहा जाता है। ठीक, चलिए अब हम इसके बारे में मैप में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर महासागर दिखाए गए हैं। प्रशांत महासागर से कौन कौन से महाद्वीप लग रहे हैं? एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अटलांटिक। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। ठीक है, यह अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है, जो कि अब आप समझ गए होंगे क्यों। अटलांटिक महासागर के पूर्व में यूरोप, अफ्रीका, जबकि पश्चिम में उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका स्थित हैं। हिंद महासागर के उत्तर में एशिया महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, जबकि पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप स्थित हैं। और अगर हम आर्कटिक महासागर की बात करें तो यह उत्तरी ध्रुव को चारों ओर से घेरे हैं और दक्षिणी महासागर यह अंटार्कटिका को चारों ओर से घेरे हैं। वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है? 5। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए, जिसमें पहले नंबर पर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर देख भी सकते हो इस चित्र में। देखिए, पृथ्वी से शुरू करते हुए पहले नंबर पर क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एवं वायुमंडल आते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। 99% वायुमंडल में क्या है? नाइट्रोजन प्लस के ऑक्सीजन। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, जबकि ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, जबकि गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जीवमंडल। जीवमंडल क्या है? जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं।
मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। जीवमंडल को कितने भागों में विभक्त किया? दो भागों में। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण तापमान में भी वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। भूमंडलीय तापन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण जब तापमान में हमें वृद्धि देखने को मिलती है तो इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। मनुष्य को पृथ्वी के संसाधनों का सीमित मात्रा में ही उपयोग करना चाहिए। मनुष्य को इतना भी अधिक संसाधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए कि वह प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर सके। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जो कि स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इन तीनों का जो मिश्रित क्षेत्र है, इन तीनों का जो सीमित क्षेत्र है उसे हम जीवमंडल कहते हैं। जहाँ पर मनुष्य जीवित रह सकते हैं, पशु पक्षी जीवित रह सकते हैं, उसे जीवमंडल कहते हैं। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यहीं पर पूरा होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।